वर्मा गेस पेपर के सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व कर रहे हैं और ये हमारा सी प्लस प्लस का सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 18 कंटिन्यू करते हैं। प्रश्न संख्या 18, यहाँ पर आपसे कहा गया है एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन जीरो, सिंगल कोट्स के अंदर जीरो, सिंगल कोट्स के अंदर स्लैश जीरो और डबल कोट्स के अंदर जीरो। आपको इसके बारे में बताना है। देखिए, आपको यहाँ पर रफली समझा दूं। जीरो है, दैट मीन्स ये जो है इंटीजर कांस्टेंट है। ठीक है। अगर जीरो सिंगल कोट्स के भीतर है तो कोई भी चीज अगर सिंगल कोट्स के भीतर हो, मतलब कोई भी एक सिंगल कैरेक्टर सिंगल कोट्स के भीतर हो। अब जब मैं कैरेक्टर कह रहा हूं तो कैरेक्टर का मतलब होता है कीबोर्ड का कोई भी की, तो कीबोर्ड में तो जीरो भी आता है। तो सिंगल कोट्स में है तो वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है हमारा कैरेक्टर कांस्टेंट। ठीक है। उसके बाद बैक स्लैश जीरो, ये हमारा जो है ये भी हमारा कैरेक्टर कांस्टेंट है और नाम दिया गया है इसको एस्केप सीक्वेंस। ठीक है, नाम दिया गया है इसको एस्केप सीक्वेंस। बैकस्लैश जीरो के साथ अगर सिंगल कोट्स हो, है ना, सिंगल कोट्स के अंदर बैकस्लैश के साथ कोई कैरेक्टर हो तो उसको एस्केप सीक्वेंस कहते हैं और स्लैश जीरो को एक स्पेशल नाम दिया गया है, दैट इज नल। उसके बाद अगर डबल कोट्स के अंदर जीरो है तो आप जान लीजिए कि डबल कोट्स के अंदर जो कुछ होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग कहते हैं स्ट्रिंग कांस्टेंट। उसको हम लोग कहते हैं स्ट्रिंग कांस्टेंट। यहाँ पर दिया गया है कि जीरो इंटीजर वैल्यू है, सिंगल कोट्स में जीरो है वो कैरेक्टर वैल्यू है, सिंगल कोट्स के अंदर बैकस्लैश जीरो है तो ये एस्केप सीक्वेंस है जो कि नल को रिप्रेजेंट कर रहा है, और डबल कोट्स के अंदर जीरो है तो वो स्ट्रिंग कांस्टेंट है। आगे प्रश्न संख्या 19, डिफरेंस बिटवीन कैरेक्टर एंड स्ट्रिंग। कैरेक्टर और स्ट्रिंग में डिफरेंस बताना है ना। कैरेक्टर क्या होता है? कैरेक्टर देखिए, यहाँ पर जो आंसर है वो मुझे आंसर थोड़ा सा सही नहीं लगा है। ठीक है, इसके बारे में मैं बता देता हूँ। देखिए, सिंगल कोट्स के अंदर अगर सिंगल कैरेक्टर हो तो वो कैरेक्टर है। डबल कोट्स के अंदर एक या एक से ज्यादा कैरेक्टर हो तो वो स्ट्रिंग है। ठीक है, सिंगल कोट्स के अंदर है तो वो कैरेक्टर, और डबल कोट्स के भीतर हो तो वो स्ट्रिंग कहलाता है। सिंगल कोट्स के भीतर हमेशा सिंगल कैरेक्टर लिखा जाता है, जबकि डबल कोट्स के भीतर आप एक या एक से ज्यादा कैरेक्टर लिख सकते हैं। ये डिफरेंस नंबर 1 हो गया। ठीक है, आप इसको लिख लीजिएगा। दूसरा डिफरेंस ये कि अगर आपको कोई कैरेक्टर वेरिएबल बनाना होता है तो आप कैर डेटा टाइप का इस्तेमाल कीजिएगा। ठीक है, अगर आपको एक सिंगल कैरेक्टर स्टोर करना हो तो आपको कैर डेटा टाइप वाला वेरिएबल बनाना पड़ता है, जबकि अगर आपको स्ट्रिंग स्टोर करना है तो उसके लिए आपको दो ऑप्शन है। या तो आप एक कैरेक्टर टाइप का एरे बनाना पड़ेगा। ठीक है, अगर कैरेक्टर टाइप का एरे बनाएंगे तो भी आप उसमें जो है स्ट्रिंग को स्टोर कर पाएंगे। या एक और भी होता है डेटा टाइप जो आपको आपके सिलेबस में है नहीं एक्चुअली, वो है स्ट्रिंग। ठीक है, स्ट्रिंग भी एक डेटा टाइप होता है। जब आप स्ट्रिंग डेटा टाइप का इस्तेमाल करते हैं तो आप स्ट्रिंग वैल्यूज को, जैसे कि डबल कोट्स में लिखा गया वैल्यूज को आप स्टोर कर पाते हैं। तो दो डिफरेंसेस मैंने यहाँ पर बता दिया है। इसमें जो आंसर है ये थोड़ा सा बहुत सारा कंफ्यूजिंग भी है, कुछ रॉन्ग टाइप भी यहाँ पर दिया हुआ है। प्रश्न संख्या 20, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ इम्पिटी पैरेंथेसिस इन अ फंक्शन डिक्लेरेशन। किसी फंक्शन के डिक्लेरेशन में अगर इम्पिटी पैरेंथेसिस है इसका मतलब क्या होता है? ऐसे समझिए, जैसे आपका यहाँ पर एग्जाम्पल में भी दिया हुआ है कि मान लीजिए वॉइड लिखा हुआ है और आपके फंक्शन का नाम क्या है? गेट डेटा है। ठीक है, फिर ये आपका पैरेंथेसिस है और ये पैरेंथेसिस क्या है? ये पैरेंथेसिस आपका खाली है। ठीक है, तो इस खाली पैरेंथेसिस का मतलब क्या होता है? इसका मतलब हो गया कि हम लोग कोई भी आर्गुमेंट, ठीक है, या पैरामीटर या पैरामीटर हम इसमें पास नहीं करा सकते। यानी सिंपल भाषा में कहें तो इसमें हम कोई वैल्यू पास नहीं करा सकते हैं। अगर किसी फंक्शन में, है ना, पैरेंथेसिस ब्लैंक है, दैट मीन्स हम लोग वहां पर कोई भी वैल्यू पास नहीं करा सकते हैं, और उन वैल्यूज को हम लोग आर्गुमेंट भी बोलते हैं और पैरामीटर भी बोलते हैं। वही यहाँ बताया गया है कि अगर कोई फंक्शन का डिक्लेरेशन है तो आप फंक्शन डिक्लेयर्ड विथ इम्पिटी आर्गुमेंट लिस्ट, ठीक है, एज इस प्रकार से। यानी यहाँ पर कह रहा है कि अगर खाली है तो उसको कहा जाएगा कि दिस इज इम्पिटी आर्गुमेंट लिस्ट। ठीक है, खाली आर्गुमेंट लिस्ट कहा जाता है अगर खाली होता है, यहाँ पर पैरेंथेसिस के बीच में कुछ नहीं लिखते हैं तो। इसका मतलब समझाया गया है, मीन्स दैट फंक्शन डज नॉट पास एनी पैरामीटर। यानी इस फंक्शन में आप कोई पैरामीटर पास नहीं करा सकते हैं। और ये स्टेटमेंट इसके इक्विवेलेंट है। देखिए यहाँ पर लिखा है वॉइड गेट डेटा, और पैरेंथेसिस के भीतर कुछ नहीं है। चाहे तो आप पैरेंथेसिस के भीतर वॉइड भी लिख सकते हैं, इसका मतलब भी कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो वॉइड गेट डेटा और पैरेंथेसिस के अंदर वॉइड लिखिए या कुछ नहीं लिखिए, दोनों, ये दोनों इक्विवेलेंट है। प्रश्न संख्या 21, फॉर अ गिवन वेरिएबल ए, ए नाम का मान लीजिए कोई वेरिएबल दिया गया है।
इनिशियलाइज्ड बाय 10, यानी कि मान लीजिए एक ए नाम का वेरिएबल है जिसमें 10 डाला गया है। ठीक है, इनिशियलाइज बाय 10 मतलब उसमें 10 स्टोर किया गया है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टेटमेंट ए प्लस प्लस एंड प्लस प्लस ए? तो आपको बताना है कि अगर ए प्लस प्लस लिखते हैं या प्लस प्लस ए लिखते हैं तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो देखिए यहां पर आपको ये जानना होगा कि डिफरेंस नंबर वन की प्लस प्लस लगा हुआ है, यानी हम लोग इसको कहेंगे यहां पर पोस्ट इंक्रीमेंट होगा, यहां पर पोस्ट इंक्रीमेंट होगा। और अगर प्लस प्लस पहले लगा हुआ है तो यहां पर क्या होगा, यहां पर प्री इंक्रीमेंट होगा। ठीक है, यहां पर प्री इंक्रीमेंट होगा, ये यहां पर बताया गया है। आंसर देखें आपके गेस पेपर में क्या आंसर दिया है। अगर प्लस प्लस बाद में लगा हुआ है, ए प्लस प्लस मीन्स रिटर्न द वैल्यू ऑफ ए फर्स्ट एंड देन इंक्रीमेंट द वैल्यू ऑफ ए बाई वन। यहाँ इसका मतलब ये हुआ कि प्लस प्लस अगर बाद में लगा हुआ है तो फिलहाल ये मुझको ए का वैल्यू 10 देगा, और ए का वैल्यू मुझे 10 देने के बाद फिर अपना वैल्यू को एक बढ़ा के 11 कर लेगा। ठीक है, लेट जैसे कि कह रहा है कि b इज इक्वल टू ए प्लस प्लस। बी इज इक्वल टू ए प्लस प्लस का मतलब हो गया कि जब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा तो क्या होगा कि वैल्यू ऑफ b इज 10 एंड a इज 11, यानी a अपना वैल्यू 10 जो है वो पहले b को दे देगा। ठीक है, अपने पुराने वैल्यू को 10 को b को दे देगा, और इस प्रकार b के वैल्यू 10 हो जाएगा, और तब a अपना वैल्यू को बाद में खुद से एक बढ़ा करके 11 कर लेगा। ये हो गया। वही अगर प्लस प्लस पहले लगा हुआ हो तो इसका मतलब हो गया कि पहले आप बढ़ा लो, है ना, पहले आप ए का वैल्यू को बढ़ा लो, उसके बाद जो है बढ़ा हुआ वैल्यू को रिटर्न करो। ठीक है, बढ़ा हुआ वैल्यू को रिटर्न करो। ठीक है, पिछले बार में क्या हो रहा था, पुराना वैल्यू को रिटर्न करो, अब कहता है बढ़ा हुआ वैल्यू को रिटर्न करो। जैसे कि अगर लिखा गया है बी इज इक्वल टू ए प्लस प्लस, है ना, यह गलती से प्लस प्लस बाद में लिख दिया है, यहाँ पर प्लस प्लस पहले दिखाना चाहिए था, प्लस प्लस ए ऐसे होता है। ठीक, प्लस प्लस ए। तो अगर b इक्वल टू प्लस प्लस ए है, ऑन एग्जीक्यूशन जब आप इसको एग्जीक्यूट कराते हो तो क्या होगा, b का वैल्यू भी 11 होगा और a का वैल्यू भी 11 होगा। कैसे, ये यहाँ पर ये कह रहा है कि अगर ऐसा लिखा हो b इज इक्वल टू प्लस प्लस ए, तो प्लस प्लस आगे लगा है, इसका मतलब है कि a का वैल्यू को पहले चेंज कर लेगा। ठीक है, प्लस प्लस आगे लगने का मतलब क्या होता है, पहले उसका वैल्यू को आप इंक्रीमेंट कर लो, तो 10 से क्या हो जाएगा, a का वैल्यू 11 हो जाएगा। अब ये बढ़ा हुआ वैल्यू हम किसको दे देंगे, b को दे देंगे, तो b में भी 11 हो गया और a तो 11 था ही। ठीक है, तो ये था, आपको डिफरेंस बताना था कि a प्लस प्लस और प्लस प्लस ए में क्या डिफरेंस है। प्रश्न संख्या 22, वाई इज कैर ऑफन ट्रीटेड एज इंटीजर डेटा टाइप? कैर को हम लोग प्रायः इंटीजर डेटा टाइप क्यों कहते हैं, इसको साधारण भाषा में आपको समझा देता हूँ। देखिए, जब हम लोग कोई कैरेक्टर वेरिएबल बनाते हैं ना, जैसे मैंने लिखा कैर सी एच इज इक्वल टू ए। ठीक है, आपको देख करके यही लग रहा है कि सी एच नाम का जो वेरिएबल है उसमें हमने क्या स्टोर किया, उसमें हमने ए स्टोर कर दिया, कैरेक्टर ए स्टोर कर दिया। जबकि हकीकत में ऐसा होता नहीं है। होता ये है कि जब भी आप किसी कैरेक्टर वेरिएबल में कोई कैरेक्टर को स्टोर करते हैं तो वो कैरेक्टर स्टोर नहीं होता है, उस कैरेक्टर का जो एक यूनिक कोड होता है, हर एक कैरेक्टर का एक यूनिक कोड होता है, उसी प्रकार से ए का भी यूनिक कोड है जिसको एससी कोड बोलेंगे, जो होता है आपका 65, वो स्टोर होता है। तो किसी कैरेक्टर वेरिएबल में कोई कैरेक्टर स्टोर नहीं होता है, उसका कोड स्टोर होता है, और वो जो कोड होता है वो इंटीजर टाइप का होता है। इसीलिए हम लोग कैर टाइप को जो है प्राय इंट टाइप भी कहते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया, यही बात यहाँ पर लिखा हुआ है। और एक चीज और, बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी हो सकता है अभी कंप्यूटर साइंस पढ़ना शुरू किए होंगे और यहाँ पर सोच रहे होंगे कि ये जो भी गेस्ट पेपर में जो भी डेफिनेशन है इसको कैसे रटेंगे। देखिए, रट नहीं पाएंगे, और रटना जो है वो सही आदत नहीं है। यहाँ क्या होगा कि मैंने जो हिंदी में चीजों को बताया, ये बातें हिंदी में अपने माइंड में रखे रहिए कि मैंने हिंदी में क्या बोला। ये बातें अगर माइंड में रह जाएंगी और जब एग्जाम में मान लीजिए यही क्वेश्चन आ जाता है तो क्या होगा, यहाँ पर वो होगा कि आपने दिमाग में बातों को हिंदी में रखा हुआ है तो आप उसको लिख ही लेंगे, किसी भी प्रकार से लिख ही लेंगे। लेकिन अगर आपके माइंड में कुछ है ही नहीं, एकदम खाली है, तो आप तो लिख नहीं पाएंगे। इसलिए एकदम अक्षर टू अक्षर मत याद कीजिए, चीजों को समझिए, चीजों को हिंदी में समझ करके अपने माइंड में रखिए और हिंदी में ही रिवाइज कीजिए। ठीक है, हिंदी में ही अपने माइंड के अंदर रिवाइज कीजिए कि इसको ये बोलते हैं, ये चीज ऐसे होता है। और जब आप ये चीजें अपने माइंड में रखे रहेंगे और एग्जाम आएगा तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है तो आप उसका आंसर लिख ही लेंगे, किसी ना प्रकार से लिख ही लेंगे, क्योंकि आपको आंसर पता है।
ठीक है। आपको वहां पर केवल लैंग्वेज का प्रॉब्लम हो सकता है कि हाँ इंग्लिश में कैसे लिखे। तो देखिए, जब प्रेशर आता है ना तो आप इंग्लिश में टूटा फूटा भी लिख ही लेते हैं, लेकिन आपको वो आंसर मालूम होना चाहिए कि उसका आंसर क्या है। तो आप जो है बहुत ज्यादा इसके डेफिनेशन के रटने में मत जाइए। ठीक है, आप बस चीजों को समझ लीजिए क्या है। नेक्स्ट सवाल है, व्हाट इज रेफरेंस वेरिएबल एंड व्हाट इज इट्स यूज। रेफरेंस वेरिएबल क्या होता है? देखिए, अगर मान लीजिए मैंने लिखा इंट ए इज इक्वल टू 10, इसका मतलब है ए एक वेरिएबल है जिसमें हमने 10 स्टोर किया। मान लीजिए मैंने लिखा इंट बी इज इक्वल टू ए, इसका मतलब ये हुआ, पहले तो देख लीजिए कि ए नाम का एक वेरिएबल है जिसमें हमने 10 स्टोर किया, ये पहले लाइन का मतलब हुआ। और दूसरे लाइन का मतलब ये हुआ कि हमारे पास बी नाम का भी एक वेरिएबल है जिसमें हमने ए का वैल्यू कॉपी कर दिया। ठीक है, तो बी में भी क्या आ गया, 10 आ गया। ये जो दो स्टेटमेंट लिखा गया है, इस दो स्टेटमेंट में आप यही समझे कि ए नाम का एक अलग वेरिएबल है और बी नाम का एक अलग वेरिएबल है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि किसी वेरिएबल का दो नाम हो, ठीक है, अगर किसी वेरिएबल का दो नाम हो तो क्या करना पड़ेगा? ये जो स्टेटमेंट लिखा है इंट बी इक्वल टू ए, इस बी के आगे अगर आप एंड लगा देते हैं, इसका मतलब हो जाता है कि बी जो है वो ए का दूसरा नाम है। और ऐसी स्थिति में आपका ये चीज ऐसा हो जाएगा, दैट इज कि बी इज अनदर नेम ऑफ ए। है ना, एंड लगाने से, जस्ट मैंने एंड लगा दिया, तो अब बी नाम को कोई वेरिएबल नहीं रह गया, बल्कि ए का ही एक और नाम क्या हो गया, बी हो गया। यहां पर एंड बी जो मैंने लिखा है, बी इज रेफरेंस, यहां पर हम लोग बी को रेफरेंस वेरिएबल कहेंगे। और इस प्रकार से अगर आपने यहां पर लिखा सी आउट ए, तो ए का वैल्यू 10 ही प्रिंट करेगा, और सी आउट बी, तो बी का वैल्यू भी 10 ही प्रिंट करेगा, क्योंकि वेरिएबल एक है, उसका नाम दो हो गया, वेरिएबल का नाम ए हो गया और उसका रेफरेंस नाम क्या हो गया, बी हो गया। यही बात यहाँ पर कहा गया है कि रेफरेंस वेरिएबल जो होता है वो एलियास मतलब निक नेम होता है, एक अनदर नाम होता है फॉर अ प्रीवियसली डिफाइंड वेरिएबल। पहले आपने जो वेरिएबल ए नाम का डिफाइन किया गया था उसका जो है निक नेम क्या हो गया, रेफरेंस वेरिएबल हो गया, जो कि हमने बी नाम का यहाँ पर बनाया है। The uses of it is that the same data object can be referred to by two names। इसका यूज बेसिकली ये होता है कि आपने कोई एक ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट मतलब यहाँ पर वेरिएबल से है कि आपने एक ऑब्जेक्ट बनाया और आप उसको दो नाम से रेफर करना चाहते हो, दो नाम से उसको जानना चाहते हो। ठीक है, तो हम लोग क्या है, हम लोग तब रेफरेंस बनाते हैं, और हम लोग इन दो नाम को यूज कर सकते हैं इंटरचेंजेबली, मतलब इन दो नामों में से कोई भी नाम का इस्तेमाल कीजिए, आपका काम सेम होगा। और ये रेफरेंस का इस्तेमाल हम लोग को कहाँ होगा देखने को मिलेगा, हम लोग को फंक्शन में देखने को मिलता है ये रेफरेंस। प्रश्न संख्या 24, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ एब्सेंस ऑफ ब्रेक इन स्विच केस स्टेटमेंट। स्विच केस स्टेटमेंट में ब्रेक नहीं लगाते हैं तो क्या होता है? देखिए, ये तो पूरा थ्योरी लिख दिया है, इसको थोड़ा सा कोडिंग से समझना पड़ेगा। कोडिंग कुछ इस प्रकार से है, आप ये स्विच लिखे मान लीजिए, और यहाँ पर कोई वेरिएबल है, ठीक, उसके बाद ओपनिंग कर्ली ब्रेसेस, फिर केस, और इस वेरिएबल का पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकता है, ठीक है, उस वैल्यू को हम लोग यहाँ पर कांस्टेंट बोल रहे हैं। फिर कोलोन लगा करके यहाँ पर क्या होगा, कोई स्टेटमेंट होगा, मतलब आ, यहाँ से इस वेरिएबल में अगर ये कांस्टेंट वैल्यू स्टोर है यानी मैचिंग हो गया, तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा। फिर उसके नीचे हम लोग जनरली क्या लिखते देखते हैं, ब्रेक देखते हैं। उसी प्रकार से केस, कॉन्स्ट, अगला कॉन्स्ट, ये कॉन्स्ट वन है, ये कॉन्स्ट टू है, मतलब दूसरा कोई वैल्यू है, और यहाँ पर कोई स्टेटमेंट, फिर यहाँ पर कोई क्या, ब्रेक। ठीक है, इस तरीके से और भी केस हो सकते हैं, और यहाँ पर स्विच आपका बंद होता है। देखिए होता क्या है, जैसे यहाँ पर ये वेर है, ठीक है, कोई वेरिएबल है, और ये कॉन्स्ट का मतलब हो गया कोई वैल्यू। अगर वेरिएबल में कोई जो वैल्यू है वो वैल्यू इस वैल्यू से मैच करता है, ठीक है, वेरिएबल में कोई वैल्यू है और वो वैल्यू इस वैल्यू से मैच करता है, तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करता है। फिर आप ब्रेक के पास आते हैं, ब्रेक क्या करता है, आपको सीधे यहां से आपको जंप करके सीधे बाहर भेज देता है। यानी सीधी सी बात है कि ब्रेक आपको क्या करता है, आपके प्रोग्राम के कंट्रोल को स्विच की बाउंड्री से बाहर कर देता है। तो कह रहा है कि अगर आप ब्रेक नहीं लगाएंगे तो क्या होगा। तो इसका उत्तर ये है कि मान लीजिए आपने ब्रेक नहीं लगाया, यहाँ जो वेरिएबल में जो वैल्यू है और यहाँ जो वैल्यू है ये मैच कर गया, तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा। उसके बाद चूंकि ब्रेक नहीं लगा हुआ है, तो ये अगला स्टेटमेंट के पास पहुंच गया और इसको भी एग्जीक्यूट कर दिया। मान लीजिए इसके नीचे भी ब्रेक नहीं लगा हुआ है, तो अगला कोई स्टेटमेंट होगा उसको एग्जीक्यूट करेगा। तो ये उन स्टेटमेंट को तब तक एग्जीक्यूट करता जाएगा जब तक उसको कोई ब्रेक नहीं मिलता है। ठीक है, तो अगर आप ब्रेक नहीं लगाते हैं तो यही है कि ये जितने भी स्टेटमेंट है, मतलब जहां से भी कंडीशन ट्रू होगा, है ना, जहां से भी केस ट्रू होगा, वहां से उसका स्टेटमेंट से आगे
उन सारे स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करता जाएगा, ठीक है, जिसका जिसका ब्रेक नहीं है, या कह सकते हैं जब तक उसको कोई ब्रेक नहीं मिल जाता है। इसी बात को यहाँ पर समझाया गया है कि क्या होता है अगर स्विच केस में आप ब्रेक नहीं लगाते हो। तो इसको बहुत अच्छे तरीके से समझना है, तो आपको जाकर के पढ़ना पड़ेगा स्विच केस के बारे में, जो कि ओवरव्यू ऑफ सी प्लस प्लस में है। ठीक है, कि स्विच केस क्या होता है वो पढ़ेंगे तो ये आपको ये आंसर और बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट आर द बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ ओओपी। ठीक है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट भी, आप इसको कहेंगे कि ये इंपॉर्टेंट भी है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या हैं या फीचर क्या है। तो डेटा एब्स्ट्रैक्शन एक फीचर है, डेटा हाइडिंग एक फीचर है, डेटा इनकैप्सुलेशन एक फीचर है या कंसेप्ट है, इनहेरिटेंस एक कंसेप्ट है, पॉलीमॉर्फिज्म एक कंसेप्ट है। दीज आर बेसिक कंसेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। क्वेश्चन नंबर 26, ठीक है, इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, यहां पर सिंपली आपसे ये कहा गया है कि ये बताइए कि स्विच केस में डिफॉल्ट का क्या यूज है। तो डिफॉल्ट का वही यूज है जो इफ एल्स के केस में एल्स का होता है ना, वैसा ही काम हमारा स्विच में भी होता है। एल्स के पास आप कब जाते हो, जब सारे कंडीशंस फॉल्स हो जाते हैं तब आप एल्स के पास जाते हो। उसी प्रकार से जब स्विच केस में कोई भी केस मैच नहीं करता है तो आप कहां चले जाते हो, तब आपका प्रोग्राम का कंट्रोल डिफॉल्ट स्टेटमेंट के पास चला जाता है। तो फिलहाल हम लोग यहां तक जो है क्वेश्चंस को देखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।